अब देखिए यहाँ पे अगर हम समझें तो यहाँ पे लगभग सभी के साथ इन्होंने मेल मिलाप की नीति का ही क्या किया है, पालन किया है। पीसफुल पॉलिसी का ही क्या किया है, पालन किया है। लगभग सभी, जैसे राजपूताना के साथ भी, बुंदेल राजा छत्रसाल के साथ, जाटों के चूड़ामन के साथ भी, और अगर हम बात करें सबसे पहले मराठों के साथ, क्योंकि मराठा जो सरदार थे उन्हें इन्होंने आजाद कर दिया था। अब इस नीति में सक्सेस नहीं मिल पाई इन्हें सिखों के साथ इन्हें सफलता नहीं मिल पाई। शांति की नीति ये सिखों के साथ नहीं अपना पाए, तो शांति या मेल मिलाप की नीति में ये विफल हो गए, अनसक्सेस हो गए विथ सिखों के साथ। क्यों हुआ? हालांकि स्टार्टिंग में इन्होंने शांति ही अपनाने की कोशिश की, और अगर हम बात करें सिखों के उस समय जो लीडर थे वो थे, आप लोग सभी को पता होगा, गुरु गोविंद सिंह। जैसे ही ये रूलर बने, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साथ एक शांति वार्ता की, एक पीसफुली कॉन्फ्रेंस किया, और गुरु गोविंद सिंह को के साथ समझौता हो गया, शांति स्थापित हो गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। गुरु गोविंद सिंह को एक बड़ा सा मनसब भी प्रदान कर दिया गया, और उनके साथ भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हालांकि हम सभी को पता है कि औरंगजेब के टाइम पर गुरु गोविंद सिंह और सिख गुरुओं के बीच में काफी संघर्ष हुआ था, और सिखों के जो 90 गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उन्हीं की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने, उन्हीं का सिर कलम करवाया था। और क्योंकि उन्होंने मुस्लिम रिलीजन नहीं एक्सेप्ट किया, या मुस्लिम धर्म की जो बुक थी कुरान, उसके सामने अपना सिर नहीं झुकाया, ये सिंपली समझे मुस्लिम रिलीजन एक्सेप्ट नहीं किया, किसने? गुरु तेग बहादुर ने। देन फिर जो थे 10वें गुरु जो बने थे, गुरु तेग बहादुर के ही पुत्र गुरु गोविंद सिंह, लगभग 15 ईयर की एज में, और इन्होंने फिर अपना वॉर शुरू किया, अपना स्ट्रगल शुरू किया मुगलों के खिलाफ। और इन्हीं के 4 साहबजादे थे, इन्हीं के 4 पुत्र थे, जो जिनमें से 2 मुगलों से लड़ते हुए मारे गए, और 2 को औरंगजेब ने क्या किया, दीवार में चुनवाकर उनकी क्या करवा दी, हत्या करवा दी गई। तो इस तरह से काफी रोष था, काफी गुस्सा था सिखों के मन में मुगलों के प्रति। और फिर जो ये संघर्ष शुरू हुए गुरु गोविंद सिंह के और औरंगजेब के बीच में, जिसमें एक लंबी श्रृंखला रही युद्धों की, फाइनली खिदराना के युद्ध में और एक और युद्ध में इन्होंने मुगलों को पराजित भी किया। बट फाइनली यहाँ पे एक ट्रीटी, एक शांति कर ली गई थी, किसके बीच में? गुरु गोविंद सिंह और बहादुर शाह के बीच में। और इन्हें एक भारी भरकम मनसब भी दे दिया गया था, और इन्हें भेजा गया था दक्कन के कैंपेन पर, दक्कन के अभियान पर भेज दिया गया था गुरु गोविंद सिंह को। बट वहीं जाते हुए, साउथ इंडिया में जाते हुए ही 1708 में गुरु गोविंद सिंह की क्या करवा दी गई, हत्या करवा दी गई। गुरु गोविंद सिंह was killed in 1708, और इनकी हत्या, इनकी मृत्यु हुई थी महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ही मृत्यु हो गई थी, इनकी हत्या करवा दी गई थी। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह ने ही मरते वक्त, जब इनकी मृत्यु होने ही वाली थी, उसी वक्त इन्होंने अपने जो भी इनके अनुयायी वगैरह थे उनसे ये आह्वान किया, उनको ये कहा कि उनके बाद कोई भी व्यक्ति अगला सिख गुरु की पोस्ट पर अपॉइंट नहीं होगा, यानी कि यहाँ से जो सिख गुरु का जो पद है वो समाप्त हो जाता है, अब कोई भी सिख गुरु के रूप में अपॉइंट नहीं होगा। इसलिए ये लास्ट सिख गुरु कहलाते हैं, जो कि 10th या 10वें नंबर के सिख गुरु थे। तो इन्होंने सबसे पहली चीज ये करी कि इनके बाद कोई भी अगला सिख गुरु के रूप में अपॉइंट नहीं होगा। दूसरी चीज, इन्होंने अपने सक्सेसर्स, अपने अनुयायियों से ये बात कही, ये आह्वान किया कि मुगलों के साथ इनका जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, वो कंटिन्यू रहेगा, इनके साथ जो युद्ध है वो क्या होगा, चलता रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि मुगलों के साथ हमारा जो संघर्ष है, जो युद्ध है, वो क्या होगा, कंटिन्यू रहने वाला है, हमें युद्ध लड़ते रहना है मुगलों के साथ। क्लियर? और मेरी मृत्यु के बाद, इट मीन्स गुरु गोविंद सिंह ने ये कहा, मेरी मृत्यु के बाद सिखों के जो लीडर होंगे वो मेरे ही क्या होंगे, दास होंगे, मेरे ही क्या होंगे, अनुयायी होंगे। तो इन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद सिखों के जो अनुयायी होंगे वो मेरे ही क्या होंगे, मेरे ही दासों में से कोई एक सिखों का लीडर बनेगा। क्लियर? तो इनकी मृत्यु होने के बाद इन्हीं का ही एक दास, जिसका नाम था बंदा सिंह बहादुर, सिखों का अगला लीडर बनता है।
या बंदा बहादुर के नाम से भी फेमस हैं, बंदा सिंह बहादुर। Who was the disciple of गुरु गोविंद सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह का ही क्या था, एक दास था, बंदा सिंह बहादुर, जो अब सिखों की ओर से लीडर के रूप में पहचाने जाएंगे। क्लियर। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, ये गुरु गोविंद सिंह ही थे जिन्होंने 1699 में 1699 में सिख संप्रदाय को खालसा पंथ के रूप में परिवर्तित कर दिया था। खालसा मीन्स होता है खालिस या शुद्ध, और ये जो सिख संप्रदाय के लोग थे उन्हें एक सैनिक जाति के रूप में, एक सैन्य जाति के रूप में क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था, एज अ आर्म्ड कास्ट, एक सैन्य जाति के रूप में चेंज कर दिया था। और खालसा पंथ की इन्होंने क्या कर दी थी, शुरुआत की थी। और खालसा पंथ यानी एक सेना बनाई थी जिसे हम खालसा बोलते हैं, और मुगलों से लड़ने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने मरते वक्त गुरु का पद भी क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, और घोषणा की थी कि मेरे बाद सिखों का कोई भी गुरु नहीं होगा। ये बात मैं आप लोग को बता चुका हूँ। और 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की थी, जिसके तहत जो सिख संप्रदाय, जो एक धार्मिक संप्रदाय था, वो एक सैन्य जाति के रूप में परिवर्तित हो चुका था। 80,000 कट्टर सिखों की एक सेना इन्होंने क्या कर दी थी, खड़ी कर दी थी। ठीक है। खालसा पंथ वाला क्वेश्चन पूछा था 1699 आनंदपुर में। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि अगला कोई सिख गुरु नहीं होगा, तो इन्होंने सिख गुरु की जो पोस्ट थी उसके लिए ये बात कही कि जो आदि ग्रंथ है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब को ही हम सिख गुरु के रूप में दर्जा देंगे, और अब वही जो बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ जिसे कहा जाता है, वह ही गुरु की पोस्ट संभालेगा। तो वो जो ग्रंथ है उसे ही गुरु माना जाएगा, कोई भी व्यक्ति अगला गुरु के रूप में अपॉइंट नहीं होगा। क्लियर। तो गुरु गोविंद सिंह ने साथ ही ये कहा कि मुगलों के साथ हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और खालसा पंथ का जो नेतृत्व करेगा वो मेरा ही एक क्या होगा, सेवक होगा, जिसे हम सभी लोग जानते हैं किस नाम से, बंदा सिंह बहादुर के नाम से। तो बंदा सिंह बहादुर ही जो है मुगलों सिखों के अगले क्या बने, लीडर बने। और इस बंदा सिंह बहादुर के साथ भी बहादुर शाह प्रथम ने मेल मिलाप की नीति अपनानी चाहिए। इनके साथ भी इन्होंने कौन सी नीति अपनानी चाहिए, कोशिश की है मेल मिलाप की नीति की, बट इस नीति को नहीं अपनाया है किसने, बंदा सिंह बहादुर ने। क्लियर। बंदा सिंह बहादुर ने कोई भी शांति की, कोई भी मेल मिलाप की नीति का पालन नहीं किया, किसके साथ, मुगलों के साथ। एंड इन 1710 में बंदा बहादुर कॉन्कर्ड या कैप्चर्ड सरहिंद। बंदा बहादुर ने सरहिंद को क्या कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। सरहिंद क्या है या सरहिंद कहां है, तो आप सभी को पता होगा, पंजाब में लुधियाना के ही पास सरहिंद नामक स्थान आता है, और काफी प्रसिद्ध है इतिहास में सरहिंद, क्योंकि हमने बैटल ऑफ सरहिंद पढ़ा होगा इन 1556 में, 1556 में दो युद्ध होते हैं। एक होता है बैटल ऑफ माछीवाड़ा या मच्छीवाड़ा, और फिर एक होता है बैटल ऑफ सरहिंद। मई और जून के मंथ में ये बैटल होते हैं। पहला होता है माछीवाड़ा का युद्ध, जिसमें जो रूलर होते हैं शाही वंश, सूर वंश के जो रूलर थे, जो शासक थे, सिकंदर सूर, वो अपने सेनापतियों को भेजते हैं माछीवाड़ा के युद्ध में, और उस युद्ध में उनकी सेना हार जाती है। देन इन 1556 लगभग मई में ये युद्ध हुआ था। वो खुद आते हैं इस युद्ध में लड़ने के लिए, और अपनी सेना के साथ 80,000 के लगभग वो सेना लेकर आते हैं। बट इन दैट बैटल हुमायूं के जो लीडर थे, जिनका नाम था, जो आर्म्ड जनरल थे, बैरम खान, डिफीटेड हिम, ने उन्हें पराजित कर दिया। एंड ये जो सरहिंद का युद्ध था, यहीं से मुगल वापस से इंडिया में आ गए थे। मुगल का पुनः इंडिया में आना शुरू हो चुका था आफ्टर द गैप ऑफ 15 ईयर, 15 वर्ष के अंतराल के बाद। और हुमायूं दिल्ली पहुंच गया था 23 ऑफ जनवरी, 23 ऑफ जुलाई 1556 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1555, 1555 में। में ये वापस कहां पहुंच चुके थे, दिल्ली पहुंच चुके थे 23 ऑफ जुलाई को। तो 1555 में दो युद्ध हुए हैं, एक बैटल ऑफ माछीवाड़ा एंड बैटल ऑफ
बैटल ऑफ सरहिंद। तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे ये दोनों टॉपिक्स मैंने कराए हैं हुमायूं वाले टॉपिक में। तो सरहिंद का वहां पे युद्ध हुआ था लगभग 1555, अगर मैं सही हूँ, करेक्ट हूँ तो, लगभग मई के महीने में ये हुआ था, बरसात वाले मौसम में। जैसा कि एक युद्ध हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो भी बरसात के मौसम में हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी, क्लियर। और उसे फिर यहाँ से लौटना पड़ा था, बैटल ऑफ कन्नौज के नाम से या बिलग्राम के नाम से फेमस है, क्लियर। तो यहाँ पे हम गौर करते हैं, सरहिंद पर कब्जा कर लिया 1710 में, किसने? बंदा बहादुर ने। और फिर लेकिन ज्यादा समय तक ये कंट्रोल नहीं कर पाया बंदा बहादुर, क्योंकि फिर अटैक कर दिया था बहादुर शाह ने। अब देखिए, बंदा बहादुर ने सरहिंद पर नियंत्रण किया, इसके अलावा बंदा बहादुर ने जो एक क्षेत्र था सतलज वाला, जो पूरा आसपास का रीजन था, उसको कॉन्कर कर लिया था, वो उसने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया था। वहां पर बंदा बहादुर ने कॉइन्स इशू किए थे गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव के नाम पर। तो गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर, पहले और 10वें गुरु के नाम पर जो कॉइन्स इशू किए करने वाला व्यक्ति था, वो कौन था? बंदा सिंह बहादुर। तो बंदा सिंह बहादुर ने ही जो पहले और 10वें सिख गुरु थे, उनके नाम पर कॉइन्स भी इशू किए थे। बट इन 1712 में बंदा सिंह बहादुर को युद्ध में डिफीट कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। किसके द्वारा? बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। बहादुर शाह प्रथम डिफीटेड बंदा सिंह बहादुर इन 1712 में। एंड ये जो जगह थी, ये थी लोहागढ़ वाली जगह। तो लोहागढ़ को कैप्चर कर लिया, लोहागढ़ को पूरी तरह से घेर लिया और वहां पे पराजित कर दिया गया, हरा दिया गया किसे? बंदा बहादुर को, क्लियर। तो इसी कैंपेन की बात की जाए, इसी अभियान की बात की जाए, इसी अभियान के दौरान ड्यूरिंग दिस कैंपेन बहादुर शाह वाज डेड ड्यू टू अ डिजीज। एक बीमारी के कारण, एक गंभीर बीमारी के कारण बहादुर शाह प्रथम की 1712 में ही क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, इसी वाले रीजन में, पंजाब वाले क्षेत्र में। फिर उनकी जो डेड बॉडी है उसे दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली में ही उनका मकबरा बनाया जाता है मोती मस्जिद के अंदर। मोती मस्जिद आप सभी को पता है, जो औरंगजेब ने बनवाई थी दिल्ली के लाल किले में। तो यहाँ पे है ना, एक बात समझ में आ गई कि बहादुर शाह ने मेल मिलाप की नीति अपनाई, शांति की नीति अपनाई सभी राजाओं के साथ फाइनली, और ठीक ठाक एम्पायर को भी चलाते रहा, है ना। काफी हालांकि लूप होल्स भी थे, इसने काफी ज्यादा जागीरदारी बांट दी थी, जिससे मुगल जो कोस था वो खत्म होने लगा था, है ना। कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगा था, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो था वो कमजोर हो गया था, और प्रांतों पर जो नियंत्रण था, सूबों पर जो नियंत्रण था, वो कमजोर हुआ था। ये नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। पॉजिटिव मैंने आप लोग बताया कि फिर भी अभी तक नियंत्रण में रहा सब कुछ। अब यहाँ पे ना इनके बारे में एक इतिहासकार है जिनका नाम है सिडनी ओवेन। सिडनी ओवेन ने, एक हिस्टोरियन रहे, उन्होंने कहा है ये अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ही वॉज द लास्ट मुगल रूलर जिनके बारे में हम कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे शब्द बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ये बात कही एक इतिहासकार सिडनी ओवेन ने, जब इसने इस राजा के बारे में स्टडी किया, और फिर बाद के राजाओं के बारे में भी स्टडी किया है, क्योंकि इसका मतलब ये कि इसके बाद के जो मुगल रूलर आएंगे वो इससे भी ज्यादा मूर्ख और नालायक मुगल रूलर होने वाले हैं, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है बहादुर शाह प्रथम के बारे में, उनके समय पर होने वाली सारे इवेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके बाद जो अगले मुगल रूलर आए हैं, जिनका नाम होगा इन्हीं के सबसे बड़े पुत्र, जिसका नाम था जहांदार शाह। तो हम बात करेंगे जहांदार शाह के बारे में। चलिएगा, तो अब जैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे जो 7वें नंबर के आपके मुगल रूलर थे जिनका नाम था बहादुर शाह। तो जैसे ही बहादुर शाह की डेथ हुई 1712 में, पंजाब में अभियान करने के दौरान किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु होने के बाद ही उनके 4 पुत्रों में अगले बादशाह को लेकर सक्सेसर वॉर शुरू हो गया, या उत्तराधिकार का युद्ध यहाँ पे अगेन स्टार्ट हो गया। तो अगेन कुछ ही समय के बाद फिर से गृह युद्ध या फिर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया ड्यू टू सक्सेसरनेस। इट मीन्स कि अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस मुद्दे को लेकर। तो देखिए 1712 में बहादुर शाह के ही 4 पुत्र थे, जिनमें शुरू हुआ बैटल ऑफ सक्सेसर। सबसे बड़े पुत्र की बात की जाए जिसका नाम था जहांदार शाह, तो सबसे बड़ा पुत्र हुआ करता था जहांदार शाह। दूसरा जो पुत्र था उसका नाम था रफी उस शान।
तीसरा जो पुत्र था उसका नाम था अजीम उस्सान। क्या नाम था? अजीम उस्सान। इस तरह से। और चौथा पुत्र जो था उसका नाम था जहान शान। तो फोर्थ सन वॉज जहान शान। इस तरह इसके 4 पुत्रों में सक्सेसर को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ। तो 4 नाम बताए मैंने, जहांदार शाह, रफीउस शान, अजीमुस शान और जहान शान, इन चारों के बीच में। क्लियर? अब देखिए, इन दैट बैटल ये जो सबसे बड़ा पुत्र था ना, जिसका नाम क्या था? जहांदार शाह, इसे सपोर्ट मिला। तो किसका सपोर्ट मिला? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि असद खान नाम का मुगलों का एक वजीर था औरंगजेब के टाइम पर, और इसी ने सबसे पहले मदद की थी बहादुर शाह की भी, जब बैटल ऑफ सक्सेसर हुआ था, जब उसका नाम मुअज्जम खान था। और इसी का एक बेटा हुआ करता था असद खान का, एक काफी योग्य पुत्र हुआ करता था इसका, जिसका नाम था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान। यहाँ पे जुल्फिकार खान जो काफी योग्य सामंत था, काफी योग्य प्रांतपति था, किसका? मुगलों का। जुल्फिकार खान का सपोर्ट मिला है किसे? हेल्प मिली है किसे? जहांदार शाह। और इस समय पर ये जो युद्ध थे ये एक्चुअल में सामंतों के ही युद्ध थे। सामंत बादशाहों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे थे। ये इस समय का दौर ये था। इस समय मुगल बादशाहों की उतनी पकड़ नहीं थी प्रशासन पर, ज्यादा पकड़ थी सामंतों की या मंत्रियों की। तो यहाँ पे सपोर्ट किया जहांदार शाह को किसी ने? जुल्फिकार खान से। और जुल्फिकार खान की मदद से जहांदार शाह ने अपने तीनों भाइयों को मारकर मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बना, मुगल साम्राज्य का अगला रूलर बना। क्लियर? बाय द सपोर्ट ऑफ जुल्फिकार खान ही किल्ड ऑल ऑफ हिज 3 ब्रदर्स। इसने अपने तीनों भाइयों की हत्या की, और तीनों भाइयों की हत्या करने के बाद मुगल राजवंश का या मुगल गद्दी का अगला उत्तराधिकारी जो बना वो कौन बना? जहांदार शाह। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि जहांदार शाह बादशाह बना था किसकी मदद से? जुल्फिकार खान की मदद से। और जुल्फिकार खान किसके पुत्र थे? असद खान की। तो जब के ही पुत्र थे। तो जब ये शासक बना है, और चूंकि किनकी हेल्प से बना? असद खान और जुल्फिकार खान की मदद से, तो राजा शासक बनने के बाद ही वो इन लोगों से खुश हुआ, क्योंकि इन्होंने हेल्प की थी उसकी। तो इनसे खुश होकर उसने अपना वजीर अपॉइंट किया जुल्फिकार खान को। ही अपॉइंट हिज वजीर टू जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान को ही अपॉइंट किया गया अपना वजीर। और जुल्फिकार खान के बारे में बता दें कि काफी योग्य सामंत था, काफी योग्य व्यक्ति था, और इसने काफी कोशिशें की मुगल साम्राज्य को या मुगल प्रशासन को ठीक ठाक करने की, एक अच्छी तरह से चलाने की काफी कोशिश की गई जुल्फिकार खान के द्वारा। और जुल्फिकार खान के पिता को ही अपना वकील के रूप में, जिसका नाम था असद खान को अपने वकील के रूप में अपॉइंट किया, अपने वकील के रूप में नियुक्त किया। किसे? असद खान को। क्लियर? तो यहाँ पे इसने पिता और पुत्र दोनों को ही बड़ी बड़ी पोस्ट दी, उन्हें बड़े शक्तियां दी गई, उन्हें काफी पावर दी गई थी। किसके समय पर? जहांदार शाह के समय पर। क्लियर? मतलब सारी की सारी जो पावर है वो किसे मिल चुकी थी? जुल्फिकार खान और असद खान को। क्लियर? और उन्हीं के हाथ में आ चुकी थी। तो अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो शहंशाह जो थे वो सिर्फ किसके डोमिनेशन में थे, किसके नियंत्रण में थे? अपने मंत्री जुल्फिकार खान। और सारा साम्राज्य को कंट्रोल करने का काम किसका था? एडमिनिस्ट्रेट करने का काम किसका था? जुल्फिकार खान का। क्लियर? तो अपने तीनों भाइयों की हत्या करके लगभग 51 ईयर की एज में मुगल बादशाह बना था जहांदार शाह। चलिए, he killed all his 3 brothers and became the next मुगल इंपीरियर at the age of 51 ईयर। तो 51 वर्ष की एज में, 51 साल की उम्र में जहांदार शाह अगला मुगल बादशाह बना है एट द एज ऑफ 51 ईयर।
जबकि बहादुर शाह के बारे में हमने पढ़ा है वो 65 ईयर की एज में मुगल बादशाह बना था। और सबसे कम एज में कौन बना था, तो वो बात आप लोगों को पता, 13 ईयर की एज में कौन बना था, अकबर बना था। क्लियर, ठीक है। बिल्कुल अगर बात की जाए तो एज इट इज जैसे मुगल बादशाह बहादुर शाह की जो नीतियां थी, जो मेल मिलाप की और शांति की नीति अपनाई थी, उन्हीं नीतियों का पालन किया जहांदार शाह ने भी। तो जहांदार शाह ने भी कोई एग्रेसिव पॉलिसी नहीं अपनाई है, जो पीसफुल पॉलिसी अपनाई गई थी बाय हिज फादर, उन्हीं पॉलिसी पर चला है कौन, जहांदार शाह भी। तो राजपूतों के साथ, जाटों के साथ, बुंदेलों के साथ भी इन्होंने, और मराठों के साथ भी काफी पीसफुल पॉलिसी को ही फॉलो किया गया। और इस पॉलिसी को फॉलो किया है किसने, जुल्फिकार खान ने। जुल्फिकार खान ने कुछ रिफॉर्म्स भी किए थे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, जो बहादुर शाह के समय पर जो कुछ गलतियां की गई थी उन्हें सुधारने की कोशिश की है किसने, जुल्फिकार खान ने। अब देखिए यहाँ पे, तो एज इट इज अगर बात की जाए, ही प्रोहिबिट जजिया, इन्होंने भी जो जजिया टैक्स था उसे प्रोहिबिट ही रखा, जजिया कर को प्रतिबंधित ही रखा, जजिया कर को पुनः इंप्लीमेंट नहीं किया इन्होंने भी। क्लियर, उस पर प्रतिबंध ही लगा के रखा जहांदार शाह ने भी। क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। राजपूत राजाओं से अगर इनके रिलेशनशिप की बात की जाए तो राजपूत राजाओं के साथ भी इन्होंने, जैसे मैंने बताया, सभी के साथ मेल मिलाप की, शांति की नीति अपनाई है। तो राजपूत राजाओं के साथ भी जहांदार शाह की जो पॉलिसी रही वो मेल मिलाप की और शांति की रही। इन्होंने क्या किया, मारवाड़ के जो राजा थे अजीत सिंह, अजीत सिंह को खुश करने के लिए या उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए उन्हें महाराजा की उपाधि दी। ये वही अजीत सिंह है जिन्होंने दुर्गादास के नेतृत्व में आमेर पे अटैक किया था बहादुर शाह के समय पर। और अगर बात की जाए यहाँ पे, ये अजीत सिंह कहाँ के राजा हैं, मारवाड़ के राजा। मारवाड़ यानी जोधपुर या बीकानेर, या जोधपुर कैपिटल हुआ करती थी मारवाड़ की। तो इन्होंने अटैक कर दिया था किस पर, सॉरी, इन्होंने इन्हें क्या दे दी थी, टाइटल दे दिया था किसका, महाराजा का। और इन्हें ही गवर्नर बना दिया था, इन्हें ही प्रांतपति या सूबेदारी सौंप दी थी, इन्हें ही सूबेदारी सौंप दी थी किसकी, गुजरात की। तो एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, इन्हें सूबेदार बना दिया था गुजरात का, क्योंकि इनकी मांग भी थी और उसी मांग को पूरा किया और इन्हें गुजरात का क्या बनाया गया, सूबेदार बनाया गया। अब दूसरी बात करते हैं राजपूताना में आमेर की। आमेर में जो राजा थे विजय सिंह, और विजय सिंह के बाद आपके आते हैं जय सिंह। जय सिंह के साथ मुगलों के काफी अच्छे रिलेशनशिप थे और जय सिंह औरंगजेब का सेनापति भी था। 1665 में पुरंदर की जो संधि हुई थी वो जय सिंह के द्वारा ही की गई थी और जो शिवाजी के साथ हुई थी। तो जय सिंह को इन्होंने उपाधि दी है, टाइटल दी है किसकी, मिर्जा राजा सबाई। मिर्जा राजा सबाई की उपाधि दी गई है किसे, जय सिंह को। क्लियर। और यहां पे इन्हें सूबेदारी भी दे दी गई थी, कहाँ की, मालवा की। तो अब ये लोग जो गुजरात, ये जो राजस्थान के दो राजपूत रूलर थे, अजीत सिंह और जय सिंह, इन्हें ही सूबेदारी सौंप दी गई थी गुजरात की और कहाँ की, मालवा की भी। तो इन्हें ही इनका क्षेत्र, इनका साम्राज्य, इनका जो एरिया था वो बढ़ाया गया और इन्हें बोला गया कि अब आप गुजरात की भी सूबेदारी संभालिए और आप जो है मालवा की सूबेदारी संभालिए। इट मीन्स काफी अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की गई। अब अगर हम जाटों की बात करें तो जहांदार शाह के शासनकाल में चूड़ामन जाट और बुंदेल शासक छत्रसाल के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे थे मुगलों के। तो अगर बुंदेलों और जाटों की बात करें तो उनके साथ भी अच्छे रिलेशनशिप इन्होंने क्या किए, कंटिन्यू किए या उन्हें ही मेंटेन रखा, अच्छे रिलेशनशिप ही मेंटेन रखे, कोई रिलेशनशिप बिगड़े नहीं। क्लियर। लेकिन हालत तब बिगड़ी, कंडीशन तब बिगड़ी जब जहांदार शाह दिल्ली की एक बेश्या को दिल दे बैठा, समझ गए। तो जहां हालत जो थी प्रशासन की वो तब बिगड़ी जब जहांदार शाह अपना दिल दे बैठा दिल्ली की एक प्रसिद्ध बेश्या को, एक प्रसिद्ध प्रोस्टिट्यूट को, जिसका नाम था लाल कुंवर। तो लाल कुंवर नामक एक प्रसिद्ध बेश्या हुआ करती थी दिल्ली की, उसी लाल कुंवर को लाल कुंवर नामक प्रोस्टिट्यूट या फिर एक वेश्या को दिल दे बैठा था कौन, जहांदार शाह। यहां से इनके डिमोलाइजेशन का या इनके साम्राज्य के पतन का
या इनके शासन के पतन का दौर शुरू हुआ, क्योंकि ये पूरी तरह इनके प्यार में, इस वेश्या के प्यार में क्या हो चुका था, पागल हो चुका था या उनके प्यार में मदहोश हो चुका था। क्लियर। इसी से विवाह करके दिल्ली के लाल किले में ले आया जहांदार साहब, और इसीलिए इसे कहा जाता है लंपट मूर्ख। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसकी एज कितनी हो चुकी है, 51 ईयर की इसकी एज है, और इन दिस एज, इस एज में इसने दिल दे दिया है या विवाह करने की कोशिश, या विवाह किया है किसके साथ, एक वेश्या से जिसका नाम था लाल कुंवर। तो ध्यान रखिए, इससे विवाह करके इसे ये दिल्ली ले आया, दिल्ली में इसे लेकर आ गया और उसके साथ इसने क्या किया, विवाह कर लिया। इसीलिए इस जहांदार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। एक लंपट शासक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर बहादुर शाह की बात की जाए तो उन्हें कहा जाता था साहे बेखबर। क्या कहा गया था, साहे बेखबर या बूढ़ा बादशाह भी। एज इट इज यहाँ पर इनके लिए जो शब्द यूज किए हैं इतिहासकारों ने वो हैं लंपट मूर्ख। क्लियर। तो एक बुजुर्ग बादशाह, एक बूढ़ा बादशाह जो इस तरह की हरकतें करता है उसे क्या कहा जाता है, एक लंपट मूर्ख कहा गया। क्लियर। और लाल कुंवर के जितने भी रिलेटिव्स थे उन सभी को मुगल दरबार में मंत्री या बड़ी बड़ी पोस्ट पर इन्होंने क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। यानी कि विवाह तो किया, साथ ही लाल कुंवर और उसके रिलेटिव्स को, परिवार के लोगों को बड़े बड़े पदों पर भी मुगल दरबार में नियुक्त करने का काम किया किसने, जहांदार शाह ने। और जब ये इस तरह की हरकत कर रहा था तो चिंता हुई इसी के एक भतीजे को। जब ये इस तरह की एक्टिविटी कर रहा था, अयोग्यता से जब शासन कर रहा था दिल्ली पर, तब चिंता हुई इसी के एक भतीजे को जिसका नाम हुआ करता था फर्रुखसियार। तो फर्रुखसियार को चिंता हुई। फर्रुखसियार इसी के छोटे भाई, फर्रुखसियार की अगर बात की जाए तो इसी का एक छोटा भाई जो था अजीम उस शान का ही बेटा हुआ करता था फर्रुखसियार। तो चिंता किसे हुई, फर्रुखसियार को। तो ध्यान से समझिएगा कि जब इन्होंने काफ़ी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू की जो इमोरल थी, अनैतिक गतिविधियां थी, और पॉलिटिकली भी जो सही नहीं थी, क्योंकि एक वेश्या के साथ विवाह किया और काफ़ी ज़्यादा एज में, और फिर उसी के रिलेटिव्स को बड़ी बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया। इन सब एक्टिविटी से दुखी हुआ फर्रुखसियार, जो इन्हीं का भतीजा था और इन्हीं के छोटे भाई अजीमो शान का पुत्र था। इसी बात से दुखी हुआ और उसने कोशिश की, उसने तैयारी करने की कोशिश की कि किसी भी तरह से जहांदार शाह को रास्ते से हटाना होगा, इसकी हत्या करनी होगी। अदरवाइज जो मुगल साम्राज्य है वो, उसका पतन अपने समय से पहले ही उसका पतन क्या होगा, हो जाएगा। इसी कोशिश में फर्रुखसियार को हेल्प मिली, मदद मिली। मुगलों के दो योग्य जो उनके सूबेदार थे, जो उनके अधिकारी थे, प्रांतपति थे, उनसे। तो यहाँ पे फर्रुखसियार को हेल्प मिली है मुगलों के ही दो योग्य सामंतों से, मुगलों के ही दो योग्य सूबेदारों से। क्लियर। तो उनका अगर हम दो योग्य सूबेदारों की बात करें तो उसी समय पर इलाहाबाद के एक सूबेदार हुआ करते थे जिनका नाम था अब्दुल्ला खान। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान उस समय इलाहाबाद के सूबेदार थे, और दूसरा नाम था इन्हीं के छोटे भाई जिनका नाम था हुसैन अली खान। तो हुसैन अली खान उस समय पटना के गवर्नर थे। हुसैन अली खान ये पटना के थे और ये इलाहाबाद के गवर्नर थे। इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के गवर्नर थे अब्दुल्ला खान और इन्हीं के छोटे भाई हुसैन अली खान पटना के सूबेदार हुआ करते थे। क्लियर। इन दोनों की मदद से, इन दोनों की हेल्प से इन्होंने हत्या करवा दी किसकी, जहांदार शाह की। तो जहांदार शाह की, ऐसा कहा जाता है कि आगरा के निकट, आगरा के पास ही अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की हेल्प से जहांदार शाह की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। क्लियर। इन दोनों भाइयों को इतिहास में जाना जाता है, इन दोनों भाइयों को इतिहास में इनका नाम प्रसिद्ध है सैयद बंधुओं के नाम से।
क्लियर, बोथ द ब्रदर्स आर फेमस इन हिस्ट्री एज अ सैयद ब्रदर्स और सैयद बंधु। बाय द हेल्प ऑफ दी सैयद ब्रदर्स, जहां सैयद ब्रदर्स फर्रुखसियर किल्ड जहांदार साहब। फर्रुखसियर ने हत्या करवाई है, फर्रुखसियर ने हत्या करवाई है किसकी मदद से? सैयद बंधुओं की मदद से। तो सैयद बंधुओं की हेल्प से ही उसने जहांदार शाह की क्या करवा दी गई? हत्या करवा दी गई। क्लियर। और जहांदार शाह जो रूलर बना था, शासक बना था एट द एज ऑफ 51 ईयर, जो पुत्र था किसका? बहादुर शाह का। इसका शासन सिर्फ 1712 से 1712 से 1713 तक ही, 1 साल तक ये शासन कर पाया। और इसी के भतीजे फर्रुखसियर ने इसकी हत्या करवा दी और अगला शासक ही कौन बन गया? फर्रुखसियर, बाय द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। यहाँ पे अब अगले 4 जो मुगल रूलर बनेंगे, जो मुगल बादशाह बनेंगे, वो बनेंगे, उन्हें पोस्ट पर बनाया जाएगा, उन्हें पद पर बिठाया जाएगा, किसकी रिकमेंडेशन पर, किसके सहायता से? तो उनका नाम होगा सैयद ब्रदर्स। तो अगले 4 मुगल बादशाह, जिसमें एक नाम इंक्लूड है आपका किसका? फर्रुखसियार का। तो फर्रुखसियार को मिलाकर 4 मुगल बादशाह और होंगे जो मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठेंगे बाय द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। इसीलिए यहाँ पर कहा जाने लगा सैयद ब्रदर्स को, सैयद बंधुओं को किंग मेकर। और सारी पावर जो थी, सारी शक्तियां जो थी, वो इन दोनों भाइयों के हाथ में थी। फर्रुखसियार ने ही, क्योंकि इनकी हेल्प से बना था, तो इन्हीं में से जो बड़ा भाई था उसे अपना वजीर नियुक्त किया, और हुसैन अली खान जो छोटा भाई था उसे अपना मीर बख्शी अपॉइंट किया। मीर बख्शी उस समय पर जो सेनापति होता था उसे कहा जाता था मीर बख्शी। तो चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम फर्रुखसियार का शासनकाल।